हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा छठी में हम आज गणित विषय में अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। इससे पहले अध्याय 1 अपनी संख्या की पहचान और अध्याय 2 पूर्ण संख्या, इसके बारे में हमने संपूर्ण हल कर रखा है इन दोनों अध्यायों के बारे में। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी हो या आपको किसी प्रकार की किसी प्रश्न में समस्या आ रही हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप वो वीडियो भी देख सकते हो। और आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग, जिसके हम गुणनखंड निकालें और उनका योग करें तो उस संख्या का दुगना हो, संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे देखो, यहाँ पर उदाहरण है 6। यहाँ पर हम 6 वो संख्या है जिसके अगर हम गुणनखंड निकालें तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे, किस किस का भाग जाता है 6 में, 1, 2, 3 और स्वयं 6 का। अगर इनका योग करें हम तो 6 3 9, 9 2 11, 11 और 1 12, यानी कि इस संख्या से दुगना हुआ, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, संपूर्ण संख्या कहलाएगी। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, भाज्य और अभाज्य संख्या को उदाहरण देकर समझाइए। तो भाज्य संख्या यानी कि हमें याद रखना है जिसमें भाग चला जाए, एक और स्वयं को छोड़कर एक का भाग सभी संख्या में जाता है और स्वयं जो संख्या है उसी का भाग चला जाता है स्वयं में, तो उसको छोड़कर अगर दूसरी संख्या का भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो संख्या भाज्य कहलाती है। जैसे यहाँ पर दिया है कि वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके एक और स्वयं को छोड़कर अगर दूसरा गुणनखंड है तो संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य कहलाती है। जैसे 15, 15 के हम गुणनखंड निकालें तो 1, 3, 5 और 15 है। तो यहाँ पर देखो, एक और स्वयं को छोड़कर 3 का भाग भी जा रहा है इसमें और 5 का भाग भी जा रहा है, इसलिए भाज्य कहलाएंगी। और वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं हो, वह संख्या होती है, क्या होती है, अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 17 लेते हैं, 17 में एक और स्वयं का ही भाग जाता है, इसके और गुणनखंड नहीं है, तो यानी कि 17 क्या कहलाएगी, हमारी अभाज्य संख्या कहलाएगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा। यहाँ पर दिया है कि 24 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। 24 के हमें सभी गुणनखंड लिखना है। तो देखिए, 24 के गुणनखंड 1 गुणा 24, 24 से कम 24, 2 का गुणा 12 में करने पर 24 प्राप्त होता है, 3 का गुणा 8 में करने पर 24 प्राप्त होता है, 4 का गुणा 6 में करने से 24 प्राप्त होता है, 6 का गुणा 4 में करने से 24 प्राप्त होता है, 8 का गुणा 3 में करने से 24 प्राप्त होता है, 12 का गुणा 2 में करने से 24 प्राप्त होता है और 24 का गुणा 1 में करने से 24 प्राप्त होता है। इस प्रकार किस किस संख्या का 24 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, इस प्रकार ये सभी संख्या 24 के गुणनखंड होंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर चौथा। देखिए, प्रश्न नंबर चौथे में दिया हुआ है कि संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज लीजिए। देखिए, 7 का जिस जिस संख्या में भाग चला जाएगा वो 7 के गुणज कहलाएंगे। जैसे हम 7 की टेबल ले, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, आगे भी ऐसी संख्या। तो जिन जिन संख्याओं में 7 का भाग चला जाए या क्रमशः में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के साथ में गुणा कर दें, तो वो क्या कहलाएंगे, 7 के गुणज कहलाएंगे। यहाँ पर देखिए, 7 के प्रथम 5 गुणज, तो 7 एकम 7, 7 दूने 14, 7 त्रे 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। तो इस प्रकार ये इसके जो गुणज होंगे वो क्या आ जाएंगे, प्रथम 5, 7, 14, 21, 28, 35, यानी कि प्रथम 5 वो संख्या ज्ञात करनी जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5वां। देखिए, प्रश्न नंबर 5वें में दिया हुआ है कि संख्या 13 और 31 अभाज्य है। इन दोनों संख्याओं में से 2 अंक 1 और 3 है। 100 तक की संख्या में से अन्य सभी युग्म लिखिए। यानी कि हमें 1 और 3 13 हो गए और 3 और 1 आगे पीछे है, इस प्रकार के हमें युग्म लिखने हैं जो अभाज्य है। तो देखिए, हमने लिखे यहाँ पर 13 और 31, ये अभाज्य संख्या दोनों। 19 और 91, क्योंकि 10 9 19 होता है और 90 की 91, यानी कि हम केवल अंकों को चेंज किया, तो ऐसे युग्म लिखना है हमें जो अभाज्य हो। 17 और 71, 37 और 73, 79 और 97, ये सभी संख्या क्या है, अभाज्य है। तो इस प्रकार हमने ये युग्म लिखे। प्रश्न नंबर 6 देखिए, यहाँ पर विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो देखिए, 11 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी संख्या है उसके सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का योग करके उनका अंतर करते हैं। सम स्थान कौन कौन से, देखिए यहाँ पर विषम स्थान हो जाएगा पहला और तीसरा, तो 5 और 4 का योग करेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा। फिर सम स्थान यानी कि एक एक को छोड़कर यहाँ पर 4 और 5 का योग करेंगे तो 9 होगा। अब इन दोनों को अंतर करें यानी कि घटाए तो शून्य प्राप्त होना चाहिए। शून्य प्राप्त हो, 11 प्राप्त हो, 22 प्राप्त हो, यानी कि 11 के गुणज प्राप्त हो,
तो वो उस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो यहाँ पर शून्य प्राप्त हुआ, तो हाँ 11 से विभाज्य है। 1331, इसमें भी देखिए यहाँ पर 1 और 3, यानी कि एक विषम स्थान 1 और 3 का योग करेंगे, फिर 3 और 1 का योग करेंगे, एक एक स्थान छोड़कर। तो देखिए यहाँ दोनों का योग 4 4 आ रहा है और अंतर करने पर शून्य प्राप्त हो रहा है। तो हाँ कह सकते हैं कि 11 से विभाज्य है। अगला प्रश्न देखिए तीसरा, यहाँ 1805 है, तो यहाँ पर एक एक स्थान छोड़कर पहले 8 और 5 कितना होगा 13, और 1 और 0 1, तो 13 में से 1 घटाएंगे तो 12, तो 12 में 11 का भाग नहीं जाता है, तो 11 से विभाज्य नहीं होगी। प्रश्न 7वां देखिए यहाँ पर 35 और 50 के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सार्व गुणनखंड क्या होता है वे समझिए पहले। तो जो 35 और 50 के हम गुणनखंड निकालेंगे, तो जो जो गुणनखंड उभयनिष्ठ है यानी कि दोनों में मिल रहे हैं वो कहलाएंगे हमारे सार्व गुणनखंड। जैसे यहाँ पर 35 के गुणनखंड निकाले हमने 1 5 7 35, क्योंकि 35 में 1 का 5 का 7 का और स्वयं 35 का भाग जाता है। ऐसे 50 के गुणनखंड निकाले हमने, तो यहाँ पर 1 2 5 10 25 50 है। तो इनके सार्व गुणनखंड क्या मिल रहा है दोनों में, एक तो सभी में मिलता है, एक और संख्या क्या मिल रही है 5, यानी कि इनका सार्व गुणनखंड क्या कहलाएगा 1 और 5, यानी कि हमारा 5 जो रहेगा वो सार्व गुणनखंड रहेगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 8वें में दी हुई है कि एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से वह संख्या सदैव विभाजित होगी। तो ऐसे सवालों में हमें क्या करना है, जो संख्या दी हुई है उनका गुणा करेंगे। 5 × 12 करने पर हमें 60 प्राप्त होगा, तो वह संख्या 60 है। यदि हम किसी संख्या में 5 का भाग जा रहा है और 12 दोनों का भाग जा रहा है, तो उस संख्या में 60 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अतः वह संख्या 60 है, जो 5 और 12 दोनों से विभाज्य होने पर वह संख्या 60 है से सदैव विभाज्य होगी। प्रश्न नंबर 9 देखिए 12 16 28 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए 12 16 28 के हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 2 × 2 × 3 आए। 16 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 का भाग देंगे 8 बार, फिर 2 का भाग देंगे 4 बार, और फिर 2 का भाग देंगे 2 बार, और 2 का भाग देंगे 1। तो यहाँ पर 16 के गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 2 होंगे। ऐसे 28 के गुणनखंड आए 2 × 2 × 7। तो यहाँ पर देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड देखने हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तीनों में 1 2 मिल रहा है, और फिर तीनों में 1 और 2 मिल रहा है। अब देखिए यहाँ 3 है लेकिन इनमें नहीं है, यहाँ 7 है इनमें नहीं है, इनमें 2 है पर इन दोनों में 2 नहीं है। तो क्या मिला हमारा, एक तो 2 मिला और 1 और 2, तो इनका गुणा कर देंगे 2 दूने 4, यानी कि 12 16 28 का मासा क्या हो जाएगा 4। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वें में दिया हुआ है कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 24 और 32 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 18 24 32 का एलसीएम निकालना होगा, लघुत्तम समापवर्ती निकालना होगा। क्यों, क्योंकि वह संख्या में ज्ञात करनी होगी कि किस संख्या है जिसमें 18 का भाग चला जाए, 24 का भाग चला जाए और 32 का। तो देखिए हमने 18 24 32 का जब एलसीएम निकाला तो उसका एलसीएम आया 288। 288 वह संख्या है जिसमें 18 का भाग जाता है, 24 का भाग जाता है, 32 का भाग जाता है। अब 288 का 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे पास 1000। 1000 में भाग देंगे 288 का, तो यहाँ पर 3 बार जाएगा और 136 शेष बच जाएंगे, यानी कि हम 1000 में 136 कम करने पर वह संख्या 288 से पूरी तरह विभाजित होगी। और फिर हम 288 और जोड़ देंगे, क्योंकि अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 288 जोड़ना होगा। तो वह संख्या में क्या प्राप्त हो जाएगी 1152। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 18 24 और 32 तीनों से विभाज्य होगी वह संख्या 1152 है। देखिए आज की वीडियो में हमने जो हमारा अध्याय 3 था उसको संपूर्ण हल किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।